बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नाइट एडिशन। ये प्रोग्राम शाजिया ज़ीशान करती हैं, लेकिन आज उनकी एब्सेंस में आई एम फिलिंग इन फॉर हर। मैं हूँ सादिया अफजाल। सबसे पहले आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जिस तरीके से पीडीएम की तरफ से ऐलानात के बाद ऐलानात होते चले जा रहे हैं। कभी कहा जाता है कि तहरीक तो चलती ही रहेंगी, लेकिन उसमें एडिशन होता रहेगा। इस्तीफ़ों की एक बार फिर से बात होने लगी है। रोड कारवां का जिक्र मौलाना फजलुर रहमान करने लगे हैं और बाकी जमातों को भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पार्लियामेंट से बाहर आ जाएं, मुस्ताफ़ी हो जाएं। दूसरी जानिब पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को लेकर भी एक गिला है, एतराज़ है अपोजिशन की इन जमातों का कि हुकूमत जानबूझकर इसको डिले करती आई है और ये नहीं चाहते कि ये इजलास कन्वीन हो, क्योंकि उस इजलास के अंदर अपोजिशन ने ये तय किया है कि वो हुकूमत को टफ टाइम देंगे। अब 13 सितंबर की तारीख है जब ये जॉइंट सेशन जो है पार्लियामेंट का होना है, जिसमें सदर आरिफ अलवी जो हैं वो खिताब करेंगे चौथे पार्लिमानी साल के आगाज़ में। उस हवाले से भी बात करेंगे और इलेक्शन इस्लाहात जो कि एक बहुत अहम मामला है, जिस पर अपोजिशन ने ईवीएम को लेकर इस हुकूमत पर तनकीद की है और कहा है कि ये अगले इंतखाबात में धांधली का मंसूबा उन्होंने तैयार किया है। पहले तो इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ अंदलीब साहिबा मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PTI की MNA हैं। बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहिबा। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, ये अपोजिशन का हुकूमत से गिला है, एतराज़ है 13 सितंबर की तारीख में भी, क्योंकि यूजली यही होता है कि उस दिन प्रेसिडेंट साहब खिताब करते हैं और उसके बाद मौखिर हो जाता है, इजलास खत्म हो जाता है। लेकिन अब 13 सितंबर को लेकर आपको लगता है कि अपोजिशन जैसे क्लेम कर रही है कि बहुत टफ टाइम देंगे, उसमें वही शोर शराबा होगा, हंगामा आराई होगी, प्रेसिडेंट साहब की बात नहीं सुननी जाएगी, या हुकूमत की स्ट्रैटेजी इस पे क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली एक लंबा सेशन हमारा चला था असेंबली का, और 1 महीने से ज़्यादा, तो अब थोड़ा वक्फा देके इजलास होगा। और ये एक रिचुअल होता है बिल्कुल कि स्टार्ट होता है कि प्रेसिडेंट साहब की तकरीर हो, और ये भी खासा रहा है कि ये किसी भी तकरीर को ये नहीं सुनते और ये उसमें शोर शराबा मचा के और चले जाते हैं। तो ये तो एक्सपेक्टेड है इनका। दूसरी बात ये है कि ये इनका सारा तौर तरीका ये रहा है कि सैबोटाज करें ये पार्लियामेंट को, और उसके बावजूद आप देखें कि PTI ने रिकॉर्ड लेजिस्लेशंस की हैं। किसी हुकूमत ने कभी इतनी लेजिस्लेशंस नहीं की। 45% लेजिस्लेशन ज़्यादा है, और जिस तरह की लेजिस्लेशन हुई हैं, जिन मौज़ुओं पे हुई हैं, अवामी इश्यूज़ पे हुई हैं, वो भी एक तारीखी हमारी परफॉर्मेंस है। अब आए कि ये क्यों ये कह रहे हैं, इनको मसला क्या है? मसला सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि इनको अपने जितने भी इनके लीडर्स हैं और जो कि जिन पे केसेस हैं, जो कि जेलों में हैं, शुरू से लेके अब तक मसला है कि पार्लियामेंट को ये इस्तेमाल करते हैं उनके केसेस में नरमी दिलवाने के लिए। मतलब आते ही अवामी इश्यूज पे हैं। पहला होता है क्वेश्चन आवर अवामी इश्यूज पे। जो सवाल ये होते हैं अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज या जो अपने हल्के हैं उनके लोगों के मसलों के लिए, हुकूमत को अकाउंटेबल ठहराने के लिए। और हर दफा शुरू आप कह रहे हैं पार्लियामान को इस्तेमाल करते हैं अपने केसेस वगैरह से बचने के लिए या उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए। बट अगेन हमने पास्ट में भी देखा जो नेशनल असेंबली में हुआ, बहुत ही अनफॉर्चुनेट था जिस किस्म की दोनों तरफ से वहाँ पर ज़बान इस्तेमाल की गई, बल्कि हाथापाई हुई। इस सेशन में भी अपोजिशन ये कहती है कि बहुत टफ टाइम देंगे, वो भी देखा जाएगा। लेकिन एक और जगह पर जो टफ टाइम देने की बात करते हैं वो सड़कों की है। एक तरफ पीपल्स पार्टी जो कि अब PDM का हिस्सा नहीं है, वो कहती है कि विफाक के खिलाफ हम सिंध के अवाम के हकूक के लिए तहरीक चला रहे हैं, और PDM उसमें आपने सुनी लिया मौलाना साहब के एतराज़ात जो आए पीपल्स पार्टी के हवाले से, और इस हुकूमत के खिलाफ जो ऐलानात आए हैं, रोड कारवान, पूरे मुल्क में जलसे और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च। किसी किस्म का खतरा है क्योंकि ये दोनों फ्रंट से अलग अलग तहरीक शुरू होंगी। देखिए, मजे का खेज है। मतलब आप सोच लें कि इनकी जो PDM है वो पाकिस्तान डेड मूवमेंट है। एक दफा नहीं, पता नहीं कितनी दफा वो बेचारी पटकी गई है।
खुद ही इन्होंने दिसंबर में कहा कि जी 31 दिसंबर से पहले हुकूमत जाएगी आर या पार, मीनार पाकिस्तान में पाश पाश हो गई। उसके बाद इन्होंने कहा जी जनवरी में हमने बैठना है और डिसाइड करना है कि लॉन्ग मार्च कब होगा। वो बैठे और फिर डिसाइड किया कि आगे कब बैठना है। फिर वो बैठने का उठना ही नहीं हुआ, वो ना लॉन्ग मार्च हुआ ना शॉर्ट मार्च हुआ। उसके बाद इस्तीफे देने थे, इस्तीफे लेके लिए लोग भाग गए कि इस्तीफे देने ना पड़े। सेनेट के बॉयकॉट करना था, सेनेट के सबसे आगे थे ये इलेक्शन लड़ने। उसके बाद रैलियां होनी थी, रैलियां क्या कि कोई जिसको कहते हैं जलसा भी नहीं हुआ। अब दोबारा से ये उठे हैं और ये कह रहे हैं कि ये करेंगे। तो मुझे बताएं कि इन पे तो इनकी अपनी पार्टी यकीन नहीं करती कि ये इनमें कोई अब हिम्मत रही हुई है, क्योंकि बयानिए दो हैं, लोग जो हैं वो 4 सीटों में जा रहे हैं और वो फैमिली पार्टी जो है, जो बड़ा भाई छोटा भाई, उसके चक्कर में पूरी पार्टी जो है वो चकरा गई है। और बाकी जब 11 पार्टियां नहीं कर सकी तो अब तो उसमें रह ही 9 गई हैं, जिसमें से एक ही पार्टी है जो कि बंदे लाती है। ठीक है, तो राइट, ये दे कुडंट स्टैंड यूनाइटेड और अब डिवीजन के बाद आपको लगता है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाएंगी। बट एक चीज कि अब ये कुछ कर पाती हैं नहीं कर पाती, इलेक्शन वक्त पर होते हैं, वक्त से पहले होते हैं। जो बुनियादी एक नुक्ता जो कि सबके ज़ेरे गौर इस वक्त है कि इलेक्शन कितने शफाफ होते हैं। वज़ीर आज़म साहब बार बार कहते हैं टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम मुतारिफ करवा रहे हैं, EVM का जायजा लिया गया। चलिए ऑपोजिशन तो मैं कहती हूँ कि उन्होंने तो शायद बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने उन मशीनों का जायजा लिए बगैर उसको रिजेक्ट कर दिया। बट जिस इदारे ने इंतखाबात कराने हैं, खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनकी तरफ से भी इस पर ऑब्जेक्शंस आए हैं और EVM को लेकर वो कह रहे हैं कि जी ये हमें समझ नहीं आ रही कि कैसी टेक्नोलॉजी है, इसमें राजदारी को कैसे यकीनी बनाया जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत ने उनको तमाम वो डेमो दिया भी है। सो उनके एतराज़ात आपको लगता है दूर कर पाएगी ये हुकूमत? देखिए, ये एक मुस्बत पेशकदमी है कि इलेक्शन कमीशन ने एक स्पेसिफिक चीज़ों को क्वेश्चन किया है और ऐसे ही हम चाहते थे कि ऑपोजिशन भी बैठे, अपने एक्सपर्ट्स के साथ बैठे, अपनी मुशावरत करे और सवाल रखे ताकि हम उनको जवाब दे सके। क्योंकि जो इतराज़ात वो कर रहे थे कि जी इसमें बत्ती चली जाएगी, बत्ती की तो ज़रूरत ही नहीं है। फिर कहा था कि जी नेट जो है वो अप एंड डाउन होगा, नेट की उस पर ज़रूरत नहीं है। फिर कहा था कि हैक हो जाएगा वो सॉफ्टवेयर तो उसमें डलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि बगैर किसी चीज़ को देखे समझे आपने ऐसे इतराज़ात कर दिए, उस इतराज़ात की बेसिस पे पूरा इलेक्शन जो है आपने कहा कि नहीं हो सकता। तो पहली बात तो ये है कि आप पहले, और इलेक्शन कमीशन ने वो जो डेमो दिया हमने उस पे उन्होंने अच्छे सवालात रखे। कोई भी नई चीज आती है तो उसके अंदर हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, लेकिन ये कह के मुस्तरद कर देना कि जी इसमें ये नहीं, जो कि उसमें है ही नहीं, ये आपको शो करता है कि आपने पहले ही अपना माइंड सेट कर लिया है कि आपने कोई नई चीज इस्तेमाल करनी और आपने वही फरसूदा निजाम को परमानेंट करके किसी तरह कोशिश करनी है कि धांधली के जरिए आप आए। उनको ये मसला नहीं कि धांधली होती है, उनको मसला ये आप जो कह रही हैं कि ये अच्छी चीज है कि जिस तरह अपोजिशन कर रही है कि आउटराइटली वो रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं ये धांधली करने जा रही है हुकूमत। उन्होंने स्पेसिफिक्स जो हैं इसमें वो क्वेश्चन किए हैं, उनका जवाब भी मिल जाएगा। लेकिन एक और अच्छी चीज़ ये हुई है जो कि शायद पार्लिमानी निज़ाम में हम हमेशा से बात करते आए, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो शायद जो खुद कह चुके हैं कि भाई मैं तो इनसे बात नहीं करना पसंद करता, अपोजिशन के साथ मिलना नहीं पसंद करता। अब वो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को लेकर भी उन्होंने ख़त लिखा है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को। फिर इन्हीं EVM के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मामले पर भी वज़ीर आज़म साहब ने ख़त लिखा है अपोजिशन लीडर को। सो ये तमाम चीज़ें क्या वज़ीर आज़म साहब को समझ आ गई हैं कि ये निज़ाम ऐसे ही चलता है और अपोजिशन लीडर की क्या जगह है इस पार्लिमानी निज़ाम में? देखिए, वज़ीर आज़म हमेशा, आपको याद होगा वो पहले दफा आए, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं था और ये सारे घेरा डाल के इन्होंने स्पीच नहीं सुनने दी। उसके बाद वज़ीर आज़म ने कहा कि जी मैं हर वेडनेसडे को आके क्वेश्चन आंसर का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा जी कैसे हो सकता है, रूल्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, पहले आप इसको फलानी कमेटी में भेजे, फलानी कमेटी में ये सारे बैठे हुए थे। आज तक इन्होंने वो रूल्स ऑफ बिजनेस चेंज करके वज़ीर आज़म को जो खुद ऑफर कर रहे थे वो आने नहीं दिया। तो मेरा ख्याल है इनके अपने जो हैं इतने सेट आइडियाज थे और ये इतने डरे हुए हैं कि जी अगर हमने ब्लैकमेल ना किया तो ये ना हो कि हमारे सारे केसेस जो हैं वो प्रूव हो जाए और हम फिर ये जो इतनी देर की हमने जारादारी की हुई थी वो हमारी ख़त्म हो जाए, कि ये हर चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं, हर चीज़ पे एतराज़ करते हैं।
विद द रिजल्ट कि खुद अपनी परफॉर्मेंस इतनी पुअर हो गई कि लोगों ने इनके जलसों पे आना छोड़ दिया है, लोगों ने इनकी बातों को बिलीव करना छोड़ दिया है, लोगों ने इनका किसी किस्म का साथ देना छोड़ दिया है। ये इनको खुद नुकसान हुआ है क्योंकि इन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया है कि ये पार्लियामेंट में सिर्फ अपने लीडर बचाने आते हैं, अवाम की नुमाइंदगी करने और उनके इश्यूज डिस्कस करने नहीं आते। ठीक है, चलें, ऑपोजिशन लीडर के हवाले से उनको आप कह रही हैं कि इनिशियली पीएम साहब ने कोशिश की थी बट ऑपोजिशन की वजह से वो कोशिश नाकामयाब हो सकी, लेकिन अब ये खत जाने का मतलब ये है कि वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं कि ऑपोजिशन लीडर के साथ मिलकर इस पार्लिमानी निज़ाम को आगे बढ़ाया जाए। अंजलि बाबा साहिबा, अब ऑपोजिशन लीडर के हवाले से ही आपके वफाकी वज़रा जो हैं वो एक बयान दे रहे हैं और कल बिलावल साहब ने भी इससे मिलती जुलती बात की थी, परसों भी उन्होंने कहा कि अगर ये ऑपोजिशन लीडर सिंध से होता तो जेल में होता, ये पंजाब का अपोजिशन लीडर है इसलिए बाहर घूम रहा है। कल फवाद चौधरी साहब ने भी बात की कि अगर अदालत रोजाना की बुनियाद पर शहबाज शरीफ साहब का केस सुनने लग जाए तो वो जेल में होंगे। देखिए बात क्या है, बात ये है कि आप कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप जब आप ताखीर करेंगे इंसाफ को तो आप इंसाफ को बिल्कुल जाया कर देंगे, आप इंसाफ के ऊपर एतबार कम कर देंगे। तो यहाँ फैसले इतने लंबे होते हैं और इतनी पेशियां होती हैं कि वो कोशिश यही होती है कि बंदा कहीं चला जाए, अल्लाह माफी दे मर जाए, और फिर जाके कई दफा उस फैसला होता है, वो मर गया होता है, पता चलता है कि ब्याह हो गया है, वो फांसी लग गई होती है तो पता चलता है कि उसका कसूर ही कोई नहीं था। तो ये जो जस्टिस का निज़ाम है, अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर इतनी ताखीर है, और जो इदारे हैं चूंकि पिछले 20 साल से उन इदारों को जंग लग गया, जैसे प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो खड़े होके अपना केस प्रूव कर सके, और फिर जो पार्टियां हैं वो इतने बड़े बड़े लॉयर्स ले आती हैं जो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो उनके एविडेंस चलने ही नहीं देते। तो इसके ऊपर हमारा ये है कि अगर निज़ाम जो है वो ठीक होता तो ये सारे तो जेल में होते। ये इस तरह तो नहीं होता कि एक बैठा बाहर डरबी देख रहा है और पीछे आ रहा है, दूसरा यहाँ तकरीरें कर रहा है, ये तो ना होता। राइट। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन अंजलि बाबा साहिबा के, एक तरफ चलें इनकी पीडीएम की तहरीक है जिसके जरिए वो कहते हैं कि हम हुकूमत को घर भेजेंगे, वो कामयाब नहीं भी होते, बिलावल साहब को यकीन है कि अर्ली इलेक्शन हो जाएंगे, और ये जो आखिरी बजट इस हुकूमत ने पेश किया है उसको लेकर ऑपोजिशन को शायद ये यकीन होने चला है कि ये ऐसा बजट था जो कि इलेक्शन ईयर का बजट होता है, इसलिए अगला बजट जो है वो नहीं आप पेश कर पाएंगे, उससे पहले इंतखाबात हो जाएंगे। आपको इंतखाबात कब होते दिखाई देते हैं? ये तो खुशफहमी है उनकी, बेचारे वो क्या कहते हैं ना, दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है, फेल हो गए हैं, बिल्कुल ना जलसे कर सकते हैं और थक भी गए हैं बहुत। आपको पता है ये तो फ्रेंडली ऑपोजिशन हुआ करती थी, इनको तो आदत नहीं है सड़कों पे रहने की, इनको आदत नहीं है मारे खाने की, ये तो इक़्तिदार के भूखे हैं, इनके तो लीडर बाहर भाग जाते हैं, जैसे इक़्तिदार से बाहर जाते हैं और जैसे ही मिलना होता है अंदर आ जाती है, तो इसलिए इनके लिए बहुत मुश्किल है। हमने बजट, आखिरी बजट ने ये तासुर को ज्यादा तकवीयत दे दी कि ऐसा बजट आया जो कि आखिरी साल में आता होता है हुकूमत के। ये इनका ख्याल है क्योंकि ये आखिरी बजट जो होता है ना उस पे पेश करते हैं, भाग रहे होते हैं, उस वक्त खत्म हो रही थी हुकूमत, हमने इसलिए पेश किया पहले कि 2 साल है हमारा एहतसाब हो। आप देखिए पहला महीना है टैक्स कलेक्शन का, और अगस्त की टैक्स कलेक्शन जो है, जो हमारा टारगेट था, जो बहुत स्टिफ टारगेट था, उससे भी 45% ज्यादा हुई है। तो ऑलरेडी हम उस बजट को इम्प्लीमेंट करके कामयाबी की तरफ चल पड़े हैं, और इंशाल्लाह आप देखना कि 2022 के अंदर हम जितना भी ये जबरदस्त चलो मान तो अल्लाह करे, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो आप और आपकी पार्टी के हुकूमत के तमाम लोग हमें गिनवाते ही हैं, बट उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो आवाम तक पहुंचना शुरू हो, उसके समराज जो है वो आवाम तक पहुंचना शुरू हो। अंजलि बाबा साहिबा बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आकर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बहुत अरसे से पीडीएम में दरार की बातें तो हैं ही, बल्कि बाकायदा पीडीएम की जो तकसीम है वो हमारे सामने है। पीपल्स पार्टी अपनी जगह तहरीक चला रही है, पीडीएम की बाकी जमातें जो हैं वो सड़कों पर आने की बात कर रही हैं, लेकिन इस ऑपोजिशन में बड़ी जमात पीएमएलएन को लेकर भी दो बयानियों की तकसीम बहुत वाज़ेह होती चली जा रही है। जो कराची का जलसा हुआ उससे पहले भी तमाम जलसों में यही सवाल होता था कि जब शहबाज शरीफ साहब होते हैं तो मरियम साहिबा नहीं होती, मरियम साहिबा मौजूद होती हैं जलसे में तो शहबाज साहब मौजूद नहीं होते। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब ने, जिन्होंने पहले चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी, बाद में उन्होंने मुफाहमत की बात की थी, उन्होंने एक और बात की और कहा कि अगर हमारी हुकूमत बनी भी तो मैं चाहूँगा कि कौमी हुकूमत बने, नेशनल गवर्नमेंट बने, क्योंकि किसी एक जमात के पास इन मसाइल का हल मौजूद नहीं है। लेकिन उन्हीं की जमात के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी उनकी बात की तरदीद करते दिखाई देते हैं। पहले तो इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ सेनेटर जनरल अब्दुल कयूम साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पीएमएलएन के। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। क्या ज़रूरत पेश आई शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कि शहबाज शरीफ साहब की बात की वो तरदीद कर रहे हैं? क्या फिर से ये जो इख्तलाफात की खबरें नून लीग में इस बात को लेकर भी सामने आ रही हैं, ये नेशनल गवर्नमेंट के मामले पर भी इख्तलाफ मौजूद है? देखें, शहबाज शरीफ साहब ने अपने ख्यालात का इज़हार किया, वो पार्टी के सदर हैं और उन्होंने जो कुछ कहा कोई इसका ये मतलब नहीं कि वो टोटली अभी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। उन्होंने एक इन दी इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री वो बात की कि अगर हुकूमत हमारी आई भी तो इवन देन वक्त का तकाजा ये और हालात का तकाजा ये है कि हमें मुल्क को अगर आगे लेके चलना है तो कलेक्टिवली हमें जाना होगा, और उसके अंदर जो पार्टी अगर हमारी जीती तो हम बाकियों को भी अकोमोडेट करके नेशनल हुकूमत बनाएं ताकि बहुत सी अमेंडमेंट्स जो करने हैं वो करें। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक अपना व्यू दे दिया है, बट आई टेल यू, जमहूरी जमातों में हर बंदे का राइट है ना कि वो अपने व्यू से करे। तो ये कोई ऐसा बैटल विनिंग फैक्टर नहीं है, ना इससे कोई दराड़ वाली बात है। ओपिनियन दे सकते हैं, बट क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं उनके हवाले से ये तासुर सबको पता है कि वो मरियम साहिबा के कैंप से हैं, तो इस वजह से शायद ये एक इम्प्रेशन जो है वो पब्लिक में आ रहा है कि क्योंकि उन्होंने शहबाज साहब ने बात की थी तो दूसरी तरफ का ओपिनियन जो है वो अब्बासी साहब के जरिए दिलवाया गया। नहीं, देखें, ये भी मेरे ख्याल है मीडिया के अंदर ही एक हाइप क्रिएट हुई है। मसला यही है कि पार्टी की ओवरऑल जो राबर है वो नवाज शरीफ साहब हैं और उन्होंने उनकी मर्जी से उनके हैंड पिक प्रेसिडेंट, उनके रियल यंगर ब्रदर हु हैज बीन इन हिज ओन राइट 2 दफा 3 दफा चीफ मिनिस्टर रहे, तो वो उनको बनाया सदर, तो इसलिए उन्हीं की बात है ना ये। बाकी जो हम पार्टी में कहते हैं, कोई कहता है मुफाहमत है, कोई कहता है मुजामत है, लेकिन आपने कहा कि हमारे ओवरऑल लीडर जो है वो नवाज शरीफ साहब हैं। अगर नवाज शरीफ साहब अभी तकरीर में हालिया दिनों में कहते हैं कि तारीख उन लोगों को माफ नहीं करेगी जो इस तहरीक में हमारा साथ नहीं देंगे, इंकलाब का जिक्र कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि कोई भी शख्स, कोई भी लीडर मुल्क से बाहर बैठ के इंकलाब ला सकता है? नहीं, देखें, मैंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब ओवरऑल लीडर हैं, लेकिन अभी उन्होंने पार्टी की प्रेसिडेंटशिप जो है वो शहबाज शरीफ को दी है, जो कि इन हिज ओन राइट एक अपना एक वेरी कॉम्पिटेंट पॉलिटिकल लीडर भी हैं और वो एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। तो इसलिए अभी पॉलिसी तो वही चलती है ना जो प्रेसिडेंट कहता है, हम उसके मुताबिक चलते हैं, और बाकी पार्टी का भी यही है, उसके अंदर हर तरह के लोग हैं, अपने व्यूज देते हैं। तो इसलिए कोई ना इंकलाब की बात है ना कुछ है। पॉलिसी पार्टी में चल रही है। जी जी, बिल्कुल वही चल रही है, बिकॉज वो प्रेसिडेंट है, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है, उसके ऊपर मैं उस ठीक है। आपने कहा हैंड पिक्ड प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, नवाज शरीफ साहब ने उनको बनाया है, उन्हीं की पॉलिसी जो है वो पार्टी में चल रही है और उनका जो बयान है, उनका जो मौक़िफ़ है, उनकी जो पॉलिसी है वही असल पॉलिसी है। सेनेटर साहब, शहबाज शरीफ साहब ने ये मुल्क के 74 सालों का भी जिक्र किया, लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि 74 साल में एस्टैब्लिशमेंट ने किसी को इतना सपोर्ट नहीं किया जितना इस मौजूदा हुकूमत को कर रही है। पिछले दिनों वही शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत की बात कर रहे थे, लेकिन अब इस तरीके से बयान देना मुखालफत में, आपको लगता है कि कोई पॉलिसी चेंज हुई है? नहीं, देखें, ये कोई मुखालफत नहीं है। हम जो एक्चुअल फैक्ट्स ऑन ग्राउंड हैं वो ये हैं
कि कोई भी पॉलिटिकल हुकूमत उस वक्त तक नहीं चल सकती जब तक कि सारे ऑर्गन्स उसकी सपोर्ट में ना हो। अदलिया अपना काम करे, अपने अदारे जो हैं वो सबसर्विएंट हों लेकिन हुकूमत की सपोर्ट में हो, तो और आईनी सपोर्ट हो, कानूनी सपोर्ट हो, गलत स्टेप्स की नहीं हो। तो आई थिंक वो शहबाज शरीफ साहब एक स्टेट्समैन है और वो यही बात करते हैं कि इन दी लॉन्ग रन अगर ये अरेंजमेंट हो कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आए सारे अदारे अपने अपने पैराए में वो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर की बात करते हैं, उसमें बैठ के काम करें और वो आगे चलने की बात है। तो ये कोई दुश्मनी की बात नहीं है। उन्होंने कई दफ़ा ये कहा है कि जितनी सपोर्ट इस हुकूमत को है राइट फ्रॉम इलेक्शंस अप टू नाउ हर जगह के ऊपर, तो इस तरह की सपोर्ट हो तो ये दिस डिपिक्ट्स ए यूनिटी और ये एक स्ट्रेंथ बन जाती है किसी भी हुकूमत की कि सारे पाकिस्तान के माहौल में कि अदारे भी साथ हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान की ये आज ज़रूरत है और अल्लाह ताला करे कि जो भी अभी हुकूमतें बने फेयर इलेक्शन हो, उसके अंदर तकद्दुस हो बैलेट बॉक्स का, और जो हुकूमत आए उसके साथ सारे मिल के आगे चले तो पाकिस्तान को आगे ले जाए ना। हमारा मतमे नजर पॉलिटिकल पार्टियों से ऊपर उठ के पाकिस्तान का है। ऑब्वियसली ये तो थोड़ी सियासी बात और आपकी जमात के हवाले से, सिंस ऑब्वियसली यू रिप्रेजेंट योर पार्टी, लेकिन क्योंकि आपकी बाकी इश्यूज पर भी, और इस वक्त अगर हम खारजा उमूर की बात करें, खित्ते की बात करें, तो उस पर भी काफ़ी गहरी नज़र है। GHQ की तरफ से ब्रीफिंग भी दी गई हमारे पार्लियामेंटेरियंस को अफगानिस्तान के मामले पर। आप क्या इस पे बता सकते हैं कि हमारी वेट एंड सी की पॉलिसी है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक किसी और मुल्क की तरह पाकिस्तान ने भी तालिबान को तस्लीम नहीं किया है, तो अभी डायरेक्शन सही चल रही है हमारी खित्ते को लेकर, और स्पेशली अभी वहां पर जो दाइश की एक्टिविटीज दोबारा से शुरू हुई हैं वहां पे आपको लगता है कि स्टेबिलिटी आने में वक्त लगेगा? या देखें, एक तो अफगान से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसमें फुली सपोर्टेड बाय दी आर्म्ड फोर्सेस, ये एक ठीक लाइन के ऊपर पॉलिसी है। आल्दो हमारा जज्बाती तौर पे हमारी फीलिंग्स ये हैं कि जितना जुल्म पठानों पे हुआ है और पश्तूनों पे और तालिबान पे, द मोमेंट दे आर इंडिपेंडेंट हमें उन्हें रिकग्नाइज कर लेना चाहिए। लेकिन हुकूमत की पॉलिसी काशियस है और दे वांट टू नो कि चूंकि बाकी लोगों के पेट में दर्द है, हम अगर इस तरह पहले वो करेंगे तो वो कहेंगे देखा ये इन लाइन थे, ये था वो था। तो इसलिए रीजनल कम अज कम कंट्री जो हैं, चाइना, ईरान, रशिया, ये जो आपके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के कंट्रीज हैं, टर्की, ये मिलके फैसला करके, तो व्हाई नॉट, आई मीन व्हाई दिस डिले? बिकॉज ऑलरेडी आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों के पेट में दर्द है, बट ऑलरेडी दे आर अंडर दिस इंप्रेशन कि भाई पाकिस्तान ने फुली सपोर्ट किया है, तो वो क्रिटिसिज्म तो ऑलरेडी हम पे मौजूद है। बिल्कुल मैं ये कहता हूं। और दूसरा, आपकी मैं आर्गूमेंट को ये सपोर्ट, मैंने इससे पहले भी ये कहा कि अगर मेरी सोच तो ये है कि चूंकि ट्रांजिट ट्रेड उनकी हमारे थ्रू है, उनकी फूड रिक्वायरमेंट हमने पूरी करनी है, उनके लिए सारे उनके मेडिकल के हॉस्पिटल्स हमारे के ऊपर वो डिपेंडेंट है, आना जाना लगा हुआ है, तो पाकिस्तान को, और हमारी पॉलिसी भी ये है कि जो काबुल में हुकूमत होगी उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। वो खा अशरफ गनी की थी, खा अभी तालिबान की है, तो ये जब आ जाए तो हमें फिर लीतोलाल की जरूरत नहीं है। उनको एक्सेप्ट करके, एम्बेसी को एक्टिवेट करके, उनको साथ और लोगों को भी मिलाएं, और ताकि फिर अभी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान की फेज शुरू होनी चाहिए। और अभी हम अमेरिका के साथ भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लोग भी ट्रांजिट में पाकिस्तान के अंदर आए हैं, विच इज़ ए गुड जेस्चर हम अपने तौर के ऊपर, बिकॉज हमारी एम यही है कि अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो अफगान ओन्ड, अफगान लेड हो, और वही अपना करें। हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम उनकी मुश्किलात में इजाफा न करें। ये जो अमेरिका ने उनके 9 अरब डॉलर फ्रीज कर लिए हैं, ये ज्यादती है। आपने पहले उनको मारा, अगले दिन ड्रोन हमला करके बंदे उनके खत्म कर दिए, फिर दाइश का बहाना किया। तो देखें ना, आप दुनिया को क्या चेहरा दिखाएंगे? वो तालिबान उधर हैं, उनकी हुकूमत है, उनकी कभी सेंट्रल स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं हुई, लेकिन ये आईएसआईएस का अभी शोशा नया छोड़ दिया है। पहले लोग तो कहते थे ये आईएसआईएस क्रिएशन ही CIA की है, ये इधर कुन्नड़ में निकाला, उधर ले गए, सीरिया में गए, फिर उधर से जो आईएसआईएस अब दोबारा से एक्टिव होती नजर आई है। जी हाँ, देखिए, मकसद है कि यू नीड ए प्रीटेक्स्ट।
ताकि आपको ड्रोन हमले टिकाते रहे उधर उधर, क्योंकि जंगल के बादशाह हैं। यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर आपने जो मर्जी होती है, आप यूएनओ से चिट भी लें या ना लें, आप उसके ऊपर चले जाते हैं। और फिर इतनी बड़ी अजीमत, ये जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है, वो मेरे ख्याल है लेनिन ने ये कहा था कि एट टाइम्स नथिंग हैपन्स इन डेकेड्स एंड एट टाइम्स डेकेड्स हैपन इन 1 वीक। ये तो मतलब है सदियों का एक चीज बात आ गई है जो कि कोट होती रहेगी कि इतनी यूनिक सुपर पावर जो इंसानी तारीख में इतनी स्ट्रांग पावर नहीं है, उसको एक इरेगुलर मलेशिया ने अपने तौर के ऊपर किया, बिकॉज ये फ्रॉडुलेंट इन्वेजन था और उसको सस्टेन करना मुश्किल था। इनके लोग खुदकुशियां कर रहे थे। तो अभी वो हुकूमत आई है, तो खुदा के लिए अभी तो सबक सीख जाएं और उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखें और फैसिलिटेट करें और बल्कि माफी मांगे। देयर हैज बीन वॉर क्राइम्स इन अफगानिस्तान रखें। और इल्जाम की और तनकीद की जहां तक बात है, तो वो ऑलरेडी पाकिस्तान पे है, तो अगर डिले नहीं भी होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनरल अब्दुल कयूम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी पीडीएम की मूवमेंट पर और स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अर्ली इलेक्शन जो बहुत वसूख से बिलावल साहब बात कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है, और पीपल्स पार्टी की भी इस हुकूमत के खिलाफ एक अलग तहरीक शुरू करने की जो बात है, उस पर भी बात करेंगे नैयर हुसैन बुखारी साहब से राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदी। जैसे ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि पीडीएम की तरफ से जो ऐलानात हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के हकूक़ के लिए वफाकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया है। पीपल्स पार्टी तनकीद भी कर रही है इस वक्त PMLN और दीगर जमातें जो कि पीडीएम में शामिल हैं कि बात वहीं पर आ गई है जो पीपल्स पार्टी कहती आई कि आप इस्तीफ़े ना दें, इस्तीफ़े नहीं दिए गए, और अब फिर से मौलाना साहब जो हैं वो एक दफ़ा इस्तीफ़ों की बात करें, लेकिन पीपल्स पार्टी कन्विंस्ड है कि दीगर जमातें स्पेशली PMLN इस पर नहीं मानेगी। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एंड फॉर्मर चेयरमैन सेनेट नैयर हुसैन बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बुखारी साहब, सबसे पहले तो बताइए कि शहबाज शरीफ साहब ने कराची में जितनी बातें की, वहाँ पर वो इमोशनल भी हो गए कराची के मसाइल का जिक्र करते हुए, और उन्होंने कहा कि वो मरने से पहले उनकी ख्वाहिश है कि कराची के मसले जो है, जितने भी मसाइल हैं, उनका हल निकल सके। सो ये सिर्फ और सिर्फ जलसा, अगर ये हुकूमत कहती है कि ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ था, तो आपको वाकई लगता है कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के खिलाफ नहीं बल्कि आपकी जमात के खिलाफ भी उन्होंने महाज खोल लिया है? देखिए, गुजारिश है कि जब अभी तो मैं इसको पीडीएम मैं नहीं समझता ये पीडीएम है, तो जिसकी बुनियाद इत्तेहाद की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रखी और पीपल्स पार्टी उसमें मौजूद ना हो, PNP मौजूद ना हो, तो आप उसको पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं कह सकते। ये बाकी जमातों का इत्तेहाद जरूर हो सकता है। जिस दिन ये मार्च में 16 मार्च को ये सारे इश्यूज पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, और पर्टिकुलरली जब NA और JUI ने लिंक कर दिया रेजिग्नेशंस को लॉन्ग मार्च के साथ, तो वो उन्होंने एक इंश्योरेंस दे दी मौजूदा गवर्नमेंट को दोनों ने, इसलिए कि ये कभी भी किसी पीडीएम की मीटिंग में ये कभी डिसीजन नहीं था कि जो 25 मार्च का लॉन्ग मार्च है उससे जब वो इख्तिताम पजीर होगा या इस्लामाबाद पहुंचेगा तो रेजिग्नेशन टेंडर किए जाएंगे। किसी मीटिंग के मिनट्स निकाल लें, पीडीएम जितनी भी सरबराही इजलास होते, किसी में ये डिसीजन नहीं था। तो ये बाय डिजाइन इन्होंने मैं समझता हूँ लॉन्ग मार्च को सबेटाज किया, और फिर इतना उसके बाद कितने अरसे बाद अभी उन्होंने एक पॉलिटिकल एक्टिविटी की। तो पीडीएम का जलसा इस तरह जब सारी बातों का कराची में पहले भी हुआ था, पीपल्स पार्टी ने होस्ट किया था, फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ था, और अभी जब इस सारे इशू पे हमने इसको अपने खिलाफ इसलिए नहीं समझते कि हर सिटीजन का बल्कि पोलिटिकल पार्टी का ये राइट कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का, और उन्होंने किया। लेकिन आप इस चीज पे
राइट, आप इस चीज़ पर कन्विंस्ड ज़रूर हैं कि ये पीडीएम अब रही नहीं, लेकिन बुखारी साहब ये आप समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली अलाइव रहने के लिए इन एक्टिविटीज़, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो कारवां है, उन्होंने कहा कि जी रोड होगा, फिर साथ साथ लॉन्ग मार्च का जिक्र किया, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, तमाम शहरों में जलसे करेंगे, या फिर कुछ हासिल भी कर सकते हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा इस्तीफे नहीं आए अभी तक, लॉन्ग मार्च आप कहते थे आप करेंगे लेकिन इस्तीफों के बगैर करेंगे, लॉन्ग मार्च पे भी ये लोग आमादा हो गए। सो ये सिर्फ और सिर्फ वो हल्की फुल्की मौसीकी लगाई हुई है इस वक्त इन जमातों ने। थोड़ी सी एक तरफ वजाहत करूँ जो आपका पिछला क्वेश्चन था, चेयरमैन साहब ने बड़ा कैटेगोरिकल कहा, चीफ मिनिस्टर सिंध ने कोऑर्डिनेट किया शहबाज शरीफ साहब से, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, मौलाना फजल रहमान साहब कि उनको कोई फैसिलिटीज अब चाहिए, तो उनके सिक्योरिटी इश्यूज पे वो उनको कहा कि हम आपको बिल्कुल फैसिलिटीज एक्सटेंड करने को तैयार हैं, और हम समझते हैं कि जो उनका आईनी हक था, कानूनी हक था, उन्होंने जलसा किया। बाकी रहा उन्होंने लॉन्ग मार्च की बात किया, ये मैं समझता हूँ कि ये हमने कुछ 6-8 महीने ज़ाया कर दिए। ये बड़ा अप्रोप्रिएट टाइम था, बजट जब था उस जमाने में पीटीआई के अंदर आपस में बड़ी डिफेंसिंग आवाज़ें उठी, पंजाब में भी और मरकज में भी, और उसका बेनिफिट अपोजिशन को उठाना चाहिए था। सबसे बड़ी सियासी जमात जो अपोजिशन बेंचेस में है, वो ये नंबर उसके हवाले से वो एन है, और पंजाब में अगर चीफ मिनिस्टर बनता तो इनका बनता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो नहीं बनना था। तो हमने कहा था लेट्स टेक एन इनिशिएटिव, दैट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीका है किसी गवर्नमेंट को टॉपल करने का। और बाकी एक एजुकेशनल पॉलिटिक्स है, उस पर वो बिल्कुल प्रेशर्स आते हैं, उस पर प्रीवियसली एजुकेशनल पॉलिसी में गवर्नमेंट। अच्छा, लेकिन आपने जिस तरह पहले कहा था, यानी पीपल्स पार्टी का जो मौकफ था, बिलावल साहब ने भी कहा कि बाहर आप जरूर सड़कों पर आएं, तहरीक चलाएं, पीपल्स पार्टी भी उसकी हिमायती है, लेकिन पार्लियामान के अंदर जो तहरीक है या पार्लियामान के अंदर जो हुकूमत को टफ टाइम देना है उसको मत छोड़ें। अब मौलाना साहब ने जो पिछले दिनों बयान दिया कि ये यजीदी असम्बली को छोड़ें और बाहर आएं, इस्तीफे दें, तो अब यजीदी असम्बली में खुद उनके लोग हैं, खुद उनके बेटे जो हैं वो मौजूद हैं। सो ये बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस क्यों नहीं बोलती उनके इस किस्म के बयानात पर, और अगर वाकई वो कन्विंस्ड हैं तो फिर इस्तीफे क्यों नहीं देते? देखिए, पहली बात तो है कि मौलाना साहब एक रीजनल पार्टी है, आप उसको एक फेडरल पार्टी कह नहीं सकते। कन्फाइंड ओनली टू प्रोविंसेस, वहाँ भी एक सिलेक्टिव एरिया उनका, उससे बियॉन्ड मतलब केपीके में मौलाना के पास हजारा में क्या है, इवन पेशावर इटसेल्फ में उनके पास क्या है, वो साउथ की जमात है, और कुछ चीजें उनके पास बलूचिस्तान से हैं, बाकी वो पंजाब में और सिंध में कहाँ एग्जिस्ट करती हैं। और वो तो डे वन नहीं चाहते थे कि इस असेंबली में है, वो भी एक वाइज डिसीजन था, पीपल्स पार्टी ने परसुएट किया तो असेंबलियां चलती। हम समझते हैं कि सिस्टम की कॉन्टिन्यूटी रहनी चाहिए, और चीजें तब भी रिफाइन होंगी और रिफॉर्म्स तब आएंगी कि सिस्टम कॉन्टिन्यू रहे। अगर ये जो तरीके अख्तियार करते हैं, इससे तो कॉन्टिन्यूटी सिस्टम की नहीं रहती थी, और हमने 2014 में भी सिस्टम की कॉन्टिन्यूटी के लिए मियां नवाज शरीफ को सपोर्ट किया था। अभी भी हम समझते हैं कि दे वर नॉट सीरियस इस गवर्नमेंट को बैकअप कराने के लिए। मरियम नवाज साहब कहती है हम तो 5 साल देने को तैयार है। अभी जो बात कर रहे हैं ये शहबाज शरीफ साहब, जलसे में कुछ बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बात की, तो इनमें कोई इनकी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी मुझे नजर ही नहीं आती। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो पार्लियामान के बाहर भी अपोजिशन कर रही है और अंदर भी कर रही है। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, अब एक और बात जो हो रही है चार्टर ऑफ पाकिस्तान की हो रही है, जिसके लिए कमेटी बना दी है पीडीएम में शामिल तमाम जमातों के रहनुमाओं की। ये बात सबसे पहले नवंबर में हुई थी लास्ट ईयर में, उस वक्त पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। अब चार्टर ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हैं, पार्लियामान के हवाले से, आइन के हवाले से, कानून के हवाले से। अब मुझे बताएं कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई होगी ये चार्टर ऑफ पाकिस्तान अगर बना भी लिया जाता है कमेटी के तमाम मेंबरान की तरफ से, और इसकी हैसियत क्या होगी जब इसमें तमाम जमातें शामिल नहीं होंगी? देखिए, इस इशू पे भी ये JUIF जो है और PMN दे वर नॉन सीरियस, इसलिए कि जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को हमने कहा इसको एक्सटेंड किया जाए और पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व किया जाए, उससे उस जमाने में जब पीपल्स पार्टी इस्तेताद का हिस्सा थी तो मीटिंग्स, तो उस मीटिंग पे PMN की नुमाइंदगी नहीं होती थी,
ये आते ही नहीं थे। हसन इकबाल साहब आते थे, शाह खान अब्बासी साहब आते थे। हमारे जो मेंबर थे शहरी रहमान साहब और मियां राजा रवानी साहब, एक दफा इनको परसुएट करते थे, कन्विंस करते थे और इनवाइट करते थे, लेकिन इन्होंने उस पर कोई पेशरफ्त नहीं की। ऑलमोस्ट कोई 10-12 महीने तो ये दाद रहा, सितंबर से लेके मार्च तक से कंटिन्यू रहा, उसमें इनकी कोई पेशरफ्त नहीं की। तो दे वर नॉट सीरियस अबाउट ऑल दैट। वो खाली अपनी दुकान को कोई एक जमात चमकाना चाहती है, लेकिन वह पीपल्स पार्टी समझती है कि आप देखें इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती रही, ये सिस्टम डिरेल होता रहा। ये क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है कि 2008 के बाद सिस्टम की कंटिन्यूटी चल रही है। तो लेट्स रिमेनिंग इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम अपनी जदोजहद करें और जो पब्लिक के इश्यूज हैं उनको हाईलाइट भी करें, उनकी ठीक है। अगर चार्टर ऑफ पाकिस्तान की बात अभी हो भी रही है पीडीएम में शामिल दीगर जमातों की तरफ से, तो नैयर हुसैन बुखारी साहब कहते हैं कि संजीदगी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर हुसैन बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बिलाखिर अमरीकी फ़ौज का इनखला अफ़गानिस्तान से मुकम्मल हो गया। 20 बरस इस जंग के मुकम्मल होने के बाद हमने देखा, जो विजुअल्स हमारे सामने आए कि काबुल की गलियों में फायरिंग हुई, हवाई फायरिंग हुई, एक सेलिब्रेशन थी और अमरीकी फ़ौजी, आखिरी जो फ़ौजी है जो कि तालिबान के रहनुमा के मुताबिक रात 12 बजे वो कहते हैं कि जी यहाँ से चले गए, तो उसके बाद एक जश्न जो है वो मनाया जा रहा था। लेकिन साथ ही साथ पंशेर में जो है वो मुजाहमती फोर्सेस के साथ झड़प भी हुई है। 8 तालिबान जो हैं, जो जंगजू हैं उनके, वो उसमें उनकी भी हलाक होने की इत्तलात हैं। मुझे इस वक्त प्रोग्राम में साबिक सफ़ीर बराए अफ़गानिस्तान अयाज़ वज़ीर साहब ने ज्वाइन किया है। अयाज़ वज़ीर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त एक जो नया फिनोमेना है, पहले कहा गया कि अब देखें बहुत तेज़ी के साथ बड़े ज़बरदस्त अंदाज में तालिबान वहाँ आए, उन्होंने अमन को बहाल किया, जो ऐलानात उन्होंने किए उससे लग रहा था कि एक डिफरेंट अफ़गानिस्तान या डिफरेंट तर्ज़ हुकूमत जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन यकदम से वहाँ पर दाइश की एंट्री हो जाती है और फिर हम देखते हैं ड्रोन हमला भी किया जाता है। ये क्या किसी किस्म की कॉन्स्पिरेसी है कि एकदम से ये फिनोमेना हमारे सामने आ गया है? देखिए, ये तो हम हमेशा से कह रहे थे, कम से कम मैं तो ये बात बार बार कह चुका हूँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो अफ़गानिस्तान में अमन नहीं चाहते, ऐसे गिरोह हैं जो वो अमन नहीं चाहते, ऐसे मुल्क हैं जो वो अमन नहीं चाहते। तो जब भी ऐसा मरहला आ जाए कि अगर अमन की कोई एग्रीमेंट हो जाए या अंडरस्टैंडिंग हो रही हो, तो ऐसे वाक़यात से पहले आपस में बात करके पेशबंदी की जाए। अब जाहिर बात है IS वहाँ पे पहले से बीती कोई नई बात नहीं है। नंगरहार के एरिया में तालिबान और इनकी बहुत झड़पें हुई है, ये थे वहाँ पे, लेकिन ज़रा दब गए थे। लेकिन अभी फिर वो बकौल शख्स जिंदा हो गए, काबुल एयरपोर्ट पे हमले भी कर लिए और इस तरह और जगहों में भी शायद। अब वो यही मेरा सवाल है कि जिंदा हो गए या जिंदा किए गए, या एक जवाब और प्रीटेक्स्ट तलाश करने की कोशिश की गई ड्रोन हमलों के लिए? जी, ये 1 मिलियन बल्कि $1 ट्रिलियन का सवाल है। काश के मेरे पास उसका सबूत होता। दो के शक तो हर एक आदमी का एक ही सिमत में होता है कि ये उन्हीं का पैदा किया हुआ है, उन्हीं का पाला हुआ है और उन्हीं के शय पे काम कर रहे। तो अब इधर भी अगर देख ले, अगर इस मफरूज़े पे हम चले तो ये इतना अरसा हमला एयरपोर्ट पे क्यों नहीं कर रहे थे जो अब कर रहे कि वो लोग जा रहे हैं वहाँ से। हालांकि उसमें वो बेचारे खुद भी 13-14 आदमी तो उनके भी मर गए। लेकिन ऐसे बड़े मामलात में अपने लोगों की कुर्बानियां लोग दे लेते हैं। आप देख ले, हमारे जियाउल-हक साहब की जहाज जब एक्सीडेंट उसका हो गया तो उसमें कई लोग और भी बेगुनाह उनके साथ चले गए। मारना तो उसको था और लोग भी साथ चले गए।
तो इसी और जो मकसद हासिल करना था उसके लिए। तो इसी तरह 9/11 का देख ले, ट्विन टावर, उसमें कितने लोग मर गए और लोगों का फिर उसके बारे में अभी तक क्या राय है। ज्यादातर यही है कि शायद खुद करवाया गया हो, बहरहाल ये तो अल्लाह जानता है। लेकिन जाहिर बात है जो आपने बात की, उंगलियां उस तरफ। अच्छा अयाज वजीर साहब, राइट, कि आप कहते हैं कि करवाया गया है, ऑब्वियसली ये चीज़ एक एनालिसिस जो है या एक ये खदशा जो था वो ऑलरेडी मौजूद था। अब मुझे ये बताइए कि तालिबान के हवाले से हम हमेशा बात करते हैं कि वो रिकग्निशन की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ में कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो है वो बना सकें अफ़गानिस्तान के अंदर। लेकिन जो पंजशेर में मामला चल रहे हैं या उनके इत्तेहादी वहाँ पर नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस जो हैं उनके साथ इनके मामला चल रहे हैं, आपको लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा? और फिर जैसे पहले हमने कहा कि दाइश और ये वो चीज़ें भी आ गई वहाँ पर। देखिए, इसके लिए तो अगर देख ले, जैसे ही तालिबान आ गए तो बाकी सारे लोग खामोश हो गए। जो उनके सख्त अपोनेंट थे वो भी खामोश हो गए और जो बाहर भाग गए, चले गए, उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। तो गोया एक किस्म का वो क्या कहते हैं, लल बिफोर द स्टॉर्म वाली बात मैं कहूँगा हो गया। तो हर एक आदमी इंतजार कर रहा था कि तालिबान अब आइंदा क्या कदम उठाएंगे। तो इतने में अहमद शाह मसूद का बेटा और अमरुल्लाह साले जो वहाँ उनके पास गए थे, उनकी तरफ से बयानात आने शुरू हो गए। तो उनके साथ तालिबान ने मेरे इल्म के मुताबिक हद्दुल मक़दूर कोशिश की कि बातचीत के जरिए ये मसला हल किया जाए। लेकिन अमरुल्लाह साले साहब का तो हमें मालूम है जिस तरह वो बयान देते रहे और उनका जो इरादा पहले दिन से उसने जाहिर किया था। दरमियान में कुछ खबरें भी निकली कि शायद उनको तालिबान ने गिरफ्तार किया, लेकिन वो गलत साबित हुई। तो अब उन्होंने वो मुसालेती जो लोग वहाँ पे कोशिश कर रहे थे ताजक एल्डर और उलमा के बातचीत के जरिए हल हो जाए, तालिबान भी उसका इंतज़ार किया, डायलॉग भी हो गया। लेकिन बहरहाल अब आप बता रही है, मुझे आज के डेवलपमेंट का नहीं पता। अगर इस तरह हुआ है तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अहमद शाह मसूद का बेटा इतना कामयाब होगा जितना उसका बाप कामयाब था, क्योंकि उसके बाप का बैक ओपन था। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ऑब्वियसली पंजशेर वाहिद वो इलाका है जहां तालिबान कंट्रोल हासिल नहीं कर सके। अहमद मसूद, अमरुल्लाह साले या नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस जो हैं, ये सब लोग मिल के आप कहते हैं कि आपको नहीं लगता कि वो इतने कामयाब होंगे। बट अगेन इसमें जो वो खराबी पैदा करने वाले एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरह हम बार बार इंडिया का जिक्र करते हैं, आपको लगता है कि इसको कहीं ना कहीं वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? देखो, इसमें एक अच्छी बात तालिबान के फेवर में ये हुई है कि इन्होंने शुरू ही ये बाकी मुल्कों के साथ बॉर्डर रीजन को टेक ओवर करने का कर लिया। तो उन्होंने फैजाबाद या बदख्शान प्रोविंस वो भी टेक ओवर कर लिया, जो इधर पंजशेर के साथ एक्सेस वहाँ से है। तो ताजिकिस्तान कट ऑफ कर लिया, उज़्बेकिस्तान कट ऑफ कर लिया, तुर्कमानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, चीन, सारा ये बॉर्डर उन्होंने काबू कर लिया। तो अब अगर अहमद शाह मसूद के बेटे को कोई बाहर से मदद देता है, मसलन इंडिया देता है, अमेरिका या कोई भी मुल्क, वो इन इमीडिएट नेबर को इस्तेमाल करके वहाँ से सप्लाई देंगे। तो उसके लिए पंजशेर को अगर हम देखें तो आइडियल जगह होगी ताजिकिस्तान, क्योंकि पहले भी ताजिकिस्तान के कोलाब एक इलाका है उनका, वहाँ से इंडियन फोर्सेस ये बाकी लोग वहाँ से नॉर्दर्न अलायंस की मदद करते थे, पंजशेर वैली के अंदर सामान पहुँचाते थे, हेलीकॉप्टर आते थे। लेकिन अब वो एक्सेस तो कट गया, बकौल शख्स से दुम कट गई है। तो अब वो सप्लाई कैसे आएगा? और फिर इन मुल्कों का एटीट्यूड टुवर्ड्स अफगानिस्तान बदल गया। अब ये सब लोग चाहते हैं कि अफगानिस्तान पर अमन हो, बदल गया। सबने कहा, वेरी इंटरेस्टिंग, बिल्कुल सही। अब एक ठीक है, अब एक ऑब्वियसली अमेरिका की जब हम बात करते हैं कि बहुत बुरी शिकस्त के बाद 20 साल की ये जंग हारने के बाद कल उनका आखिरी फौजी जो है रात 12 बजे यहाँ से अफगानिस्तान से निकल गया। अब एक और बयान आता है उनके आला एक अमरीकी जनरल का, अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के सरबरा का जनरल फ्रैंक मैकेंजी का, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका के और अफगानिस्तान के एक ही यानी मकासद जो है मुश्तरका हैं, एक ही तरह के मकसद हैं हमारे अफगानिस्तान में और एक दूसरे के साथ काम करने में फ़ायदा है। सो व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ दिस स्टेटमेंट?
इसको दो एंगल से देखा जा सकता है। अगर उसका मकसद है पुराना काबुल गवर्नमेंट या अशरफ गनी गवर्नमेंट, तो उसका एक अलग हिसाब हो जाता है। अगर उसका मकसद अफगानिस्तान के अंदर कोई भी हुकूमत, तो अब तो हुकूमत फिर तालिबान और उनके दोस्तों का होगा, तो इनके साथ तो कम से कम अमेरिका का मफाद एक नहीं है। अशरफ गनी की हुकूमत के साथ अगर एक था या है, तो वो तो फिर दोस्तम ने भी या अता नूर के बेटे ने तो अखबारों में आया था, कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि मुखालिफिन सारे जमा हो जाए ताकि इकट्ठे रेजिस्टेंस दे दे तालिबान को। तो अगर उनके साथ उनकी मफाद एक है, इंटरेस्ट एक है, तो फिर तो अमेरिका भी इससे जाहिर होता है कि अफगानिस्तान में शायद अमन नहीं लाना चाहता। और इसी पे याद आया कि जो एयरपोर्ट बम की हमने बात की, आईएस की, उसका गिला तो हम इमीडिएटली तालिबान से कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त एयरपोर्ट अमेरिका के कंट्रोल में था। उस वक्त अफगानिस्तान से अमेरिका निकला नहीं था, तो उसकी जो बदनामी, जो जिम्मेवारी है, वो मेरे ख्याल में अमेरिका पे पड़ती है, तालिबान पे नहीं पड़ती। अमेरिका पर जाती है क्योंकि उस वक्त जो एयरपोर्ट है वो अमेरिका के ज़ेर कंट्रोल था। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज वज़ीर साहब, एम्बेसडर हमसे इस हवाले से बात कर रहे थे। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।